ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। भारत में लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र से पहले क्या था? राजतंत्र। राजतंत्र में तलवार चलती थी, भाले चलते थे, बंदूक चलती थी, तोप चलती थी, घोड़े हाथियों पे युद्ध होते थे, ऊंट और तमाम तरह की संधियां होती थी और कई बार तो युद्ध होते थे बड़े बड़े, हजारों लोग। हमने सम्राट अशोक को पढ़ा, कलिंग का युद्ध। धरती रक्त रंजित होगी, खून ही खून चारों तरफ, तब राज बदले और सदियों ये चलता रहा। लेकिन इस देश के जो हक वंचित समाज के लोग थे, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं बदला, क्योंकि उनको अधिकारों से वंचित किया गया था। फिर एक महापुरुष जन्मे पुणे महाराष्ट्र की धरती पे। गौर से सुनना, क्योंकि हम जातियों में बटा समाज है तो हम जाति के हिसाब से महापुरुष तय करते हैं। फिर एक महापुरुष जन्मे पुणे में, महाराष्ट्र। नाम था ज्योतिबा फूले। आजकल हम लोग उनको राष्ट्रपिता के रूप में भी कहते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। वो अपने मित्र की शादी में, जो उनके एक ब्राह्मण मित्र थे, वो उनकी शादी में गए, बारात में उनकी, क्योंकि तब छुआछूत था, गैर बराबरी थी, तो उनके दोस्त ने तो उनको बुलाया, लेकिन उनके समाज के लोग, उनके दोस्त के समाज के लोग ये स्वीकार नहीं कर पाए कि ये सैनी समाज का, माली समाज का, फूले समाज का एक बच्चा वो हमारे यहां शादी में कैसे आया। और उन्होंने उनको बहुत बेइज्जत किया कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ी हमारी शादी में आने की, और मारपीट भी की। और मारपीट करने के बाद वो घर चले गए, उनको निकाल दिया गया शादी से। वो अपने घर गए, उन्होंने जाके अपने पिताजी को ये बात बताई और फिर उनका मन नहीं लगा घर। तो एक नदी बहती थी, वो शाम के टाइम उसके किनारे जाके बैठ गए और पूरी रात बैठे रहे। सुबह के समय जो अछूत, हक वंचित, शोषित वर्ग की दो मेंबर जो है, दो महिलाएं जो सफाई का काम करती थी, वो आई। सफाई करके उस नदी में अपने औजार धोने के लिए। और जब उन्होंने देखा ज्योतिबा फूले को वहां बैठे हुए, तो उन्होंने पूछा कि आप यहां क्या कर रहे हो? तो ज्योतिबा फूले ने अपनी बात उनको बताई। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे शादी में गया था और मेरे साथ इस तरह का अपमानजनक रवैया हुआ, मुझे निकाल दिया गया और मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूं। तो वो दोनों महिलाएं हंसने लगी और उन्होंने ज्योतिबा फूले से कहा कि ये कौन सी बड़ी बात हुई, हमारे साथ तो रोज होता है, आप क्यों परेशान हो रहे, क्यों अपमान फील कर रहे हो? तो ज्योतिबा फूले ने इस बात का एहसास किया कि हाँ, ये बात तो सच है, अछूत वर्ग के साथ तो रोज होता है। तो यार मैं अपमानित क्यों फील कर रहा हूं, मैं मरने की क्यों सोच रहा हूं कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए? तो उनके दिमाग में ये बात आई। गौर करना हमारी बच्चियों कि मैं पढ़ा लिखा हूं और पढ़ा लिखा होने के कारण मैं सम्मान और अपमान समझता हूं, और ये पढ़े लिखे नहीं है, तो इनको पता ही नहीं सम्मान क्या होता है, अधिकार क्या होता है, अपमान क्या होता है, भेदभाव क्या होता है। तो ज्योतिबा फूले ने उस दिन तय किया कि आज के बाद मैं अपना पूरा जीवन इन महिलाओं को और अछूतों को शिक्षित करने में लगाऊंगा। संकल्प, क्या संकल्प दिया कि आज के बाद मैं अपना पूरा जीवन इन महिलाओं को, इन बच्चियों को
और अछूतों को स्पेस दी। जिनको स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, इनको पढ़ाने में लगाऊंगा। फिर उन्होंने सबसे पहले पढ़ाया अपनी पत्नी को, मां सावित्रीबाई फुले। ये पहला संकल्प ज्योतिबा फुले ने लिया। फिर मां सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। जब मां सावित्रीबाई फुले को उन्होंने पढ़ाने का प्रयास किया तो तमाम धर्म के ठेकेदारों ने कहा कि अगर महिला पढ़ेगी, गौर करना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे काम आएगी, परंपराओं के नाम पे कहा अगर महिला पढ़ेगी तो इस प्रदेश में अकाल आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां आ जाएंगी। तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि आए या ना आए, लेकिन मैं इसे पढ़ा के रहूंगा। और अंत ये हुआ, पंचायत हुई, उनके पिता ने उन धर्म के ठेकेदारों की बात मान के मां सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को घर से निकाल दिया। लेकिन संकल्प लिया था। तो दोनों ने अछूत वर्ग की महिलाओं को, बच्चियों को और इवन महिलाओं की, किसी भी जाति की महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। और जब वो मां पढ़ाने के लिए जाती थी तो ऊंची जाति की महिलाएं उनके ऊपर गंदगी, गोबर, कूड़ा फेंक देती थी। तो मां सावित्रीबाई फुले इसका उपचार, इसका करने के लिए एक साड़ी बैग में लेके जाती और एक पहन के जाती। वो जो साड़ी गंदी होती उसको बदल लेती, अच्छी साड़ी में पढ़ाती और फिर वो गंदी साड़ी पहन के फिर घर जाती। इसके एवज में उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था, लेकिन उनके मन में संकल्प था कि हमें बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ाना। इस तरह उन्होंने 18 स्कूल खोले। कितने स्कूल खोले? तो ये कहते हैं अगर तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते थे। घर से निकाल दिए गए, अपमानित हुए, कोई भी मुसीबत उनका रास्ता नहीं रोक पाए। उन्होंने 18 स्कूलों को खोल के बच्चियों को पढ़ाने का काम किया। फिर 1890 में ज्योतिबा फुले चले गए, बीमार हो, और 1891 में भारत की धरती पे एक महापुरुष पैदा हुए जिसका नाम था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं हुए, जो पैदा हुए मध्य प्रदेश में, इंदौर, मऊ छावनी में, और स्कूल के बाहर बैठ के पढ़े। मटकी छूने का, जैसे आपके यहां है अभी, है ना, इंद्र मेघवाल की हत्या की गई, देखा आपने, मूछे रखने पे हत्या। मटकी छूने की आजादी उन्हें नहीं थी तो कई बार प्यासे रह जाते, फिर भी संकल्प ले लिया कि जिस मटकी को मुझे नहीं छूने देते हो, ये जो गैर बराबरी में आधारित व्यवस्था, इस पूरी व्यवस्था को जला के राख कर दूंगा। और दुनिया में जाके पढ़े, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बने। और एक समय आया कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। और वो संविधान सिर्फ संविधान नहीं, कोई किताब नहीं है, भारत का संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो गैर बराबरी की हर बात को खत्म करता है और गरीब हो, अमीर हो, सबको समान अधिकार देता है। कोई किसी जाति धर्म का, सबको पढ़ने की, लिखने की, आगे बढ़ने की, उपासना की, प्रार्थना की, सबकी स्वतंत्रता देता है। लेकिन आज भारत में क्या हो रहा है? अगर अपराध हो जाए, जैसे अभी आपके यहां 4 साल की बच्ची का एक मामला अगर आपने सुना है आपने, उनकी मां कल आंदोलन कर रहे हैं वो लोग पाली में, मुझे मिले आज सब लोग। उस मां पे क्या बीत रही होगी जिसकी 4 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ? सोचो अपने दिल पे। जितने लोग यहां बैठे, जो नौजवान है, वो सोचे कि वो मेरी बहन है छोटी सी, और अपने दिल पे हाथ रख के देखे कैसा महसूस होता है। जो बुजुर्ग यहाँ है वो महसूस करें कि वो उनकी पोती है, और जो मेरी उम्र के वो महसूस करे कि वो उनकी बच्ची है। देखो कैसी महसूस होती है जब आपकी बच्ची के साथ इतना अन्याय होता है।
और देखो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। अब मैं ये कह रहा था आपसे कि संविधान जन्मसिद्ध अधिकार देता है न्याय का, कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन राजस्थान में कुछ अजीब है। आरोपियों के समर्थन में पंचायत होती है, आरोपियों के समर्थन में रैलियां निकलती है और पीड़ितों को न्याय के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, और पीड़ितों की आवाज उठाने वालों को 4-4 बार उदयपुर से, जोधपुर से पकड़ के दिल्ली छोड़ के आते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि संविधान पे खतरा है। जब कोई अपनी हक की बात करता है, झूठे मुकदमे लगाते हैं, जेल डालते हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का, चाहे केंद्र की सरकार हो या राजस्थान की, सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के मां बाप पेट काट काट के पढ़ा रहे हैं, जमीन गिरवी रख रख के पढ़ा रहे हैं, कर्ज ले लेके पढ़ा रहे हैं, और पहले पेपर के पेपर बस में बैठ के लीक हो जाते हैं और बच्चे तमाशा देखते रहते हैं। नेताओं की औलादें लग जाती हैं, विधायकों के रिश्तेदार लग जाते हैं, पैसे वालों के बच्चे लग जाते हैं, और गरीबों के बच्चे अपने कलेजे पे हाथ रख के रह जाते हैं कि क्या करते हैं। मगर मैं मानता हूं कि इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं, इसके लिए हम जिम्मेदार। कैसे ये जानो, अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई। जो पढ़े लिखे लोग हैं, ध्यान रखते हैं, उन्होंने देखा होगा। जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए तो ये पता लगा कि 90% आबादी हक वंचित समाज की है, दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसों की। ठीक है जी। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूं कब, 14 अगस्त 1947 को, जब हम इस देश में गुलामों के गुलाम थे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। बाबा साहब ने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, हम इस देश में गुलामों के गुलाम हैं। इसके लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुई, साइमन कमीशन आया, रिपोर्ट बनी, और गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड मिला। लेकिन गांधी जी के साथ पूना पैक्ट करना पड़ा। जब गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के खिलाफ जरावदा जेल में अनशन कर दिया। बहुत बड़ी बात है, बारी बारी बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा। तो फिर रोते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट किया 24 सितंबर 1932, रोते हुए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं जब देश हित में और मेरे हित में टकराव होगा, मैं देश की तरफ खड़ा रहूंगा। लेकिन जब मेरे समाज के हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं समाज की तरफ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरे समाज की तरफ किसने देखा नहीं आता। हजारों हजारों बहनों की अस्मतें लूटी, हमारे घर जलाए गए, हमारी जमीन छीन ली गई, हमें अपमानित किया गया, मुंह से रखने पे हत्या हुई, मटकी छूने पे हत्या हुई, हमें गांव से बाहर निकाल दिया। कभी किसने हमारी सुनवाई नहीं की, सबने हमारी बर्बादी का तमाशा देखा। इसलिए बाबा साहब ने बात की। तो जो 14 अगस्त को हमारी आर्थिक स्थिति थी, अगर मेरी जेब में 100 रुपए थे तो 15 अगस्त को आजादी मिलने के बाद भी मेरी जेब में 100 ही रुपए थे। ऐसा नहीं हुआ आजादी मिल गई तो 1400 की जगह मेरे रुपए 10,000 हो गए, 20,000 हो गए या 1 लाख हो गए। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान आया तब यह तय हुआ कि देश के वंचित शोषित समाज को भी बराबरी के अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान मिलेगा। और उस दिन से हमारी जिंदगी में एक रोशनी आई, आरक्षण मिला, नौकरियां मिली, पढ़ने का अधिकार मिला, उद्योग धंधों में हिस्सेदारी मिली, सरकारी स्कीमें हम तक आने लगी, हमारे भी पक्के मकान बने, हमें भी पीने के लिए पानी मिला, हमारी गलियों में भी साफ सफाई होने लगी, हमारे बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने लगे। ये परिवर्तन आया संविधान से। लेकिन आजादी से 15 अगस्त से परिवर्तन इतने बड़े पैमाने पे नहीं आया। तो जैसा मैंने कहा कि मैं मानता हूं कि अगर हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी जिम्मेदार हमें, उसका एकमात्र कारण ये मैंने बताया कि बिहार में जनगणना हुई। जब लोकतंत्र आया 1952 में, लोकतंत्र का ये, लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं? प्रजातंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी कि जनता का राज, प्रजातंत्र यानी कि प्रजा का राज।
लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। समझ आई? जिनका वोट होगा उनका राज होगा। 90% आबादी बिहार में जातिगत जनगणना से पता लगी कि हमारी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, और राजस्थान में जातिगत जनगणना करा लो। मैं लिख के देता हूं कि 85 से 90% आबादी आपके SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की निकलेगी। आप आज कर लो जनगणना। ये सरकारें आयकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये डरती हैं जातिगत जनगणना से, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना होगी तो ये खुलेगी पोल किसकी कितनी संख्या है और किसकी संख्या कितनी है उसको हिस्सेदारी कितनी मिली हुई है। अगर आज जातिगत जनगणना के आर्थिक आंकड़े आप लोग जारी करवाओ बिहार के, तो आपको पता लगेगा कि 90% साधनों पे देश के बिहार के 10% लोगों का कब्जा है और 10% साधनों से 90% लोग रूखी सूखी खा के अपना समय पास कर रहे हैं। ये ताली बजाने का विषय नहीं है, ये हमारी बेवकूफी, हमारी लापरवाही, हमारी जानकारी की कमी के कारण हुआ। और आज भी हम ये सोचते हैं कांग्रेस आ जाएगी, बीजेपी को वोट दे दो, बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस को वोट दे दो। मगर एक बार हम ये नहीं देखते कि वो दोनों पार्टियां हमारे वोटों से ही तो विधायक उनके जीत रहे हैं, हमारे वोटों से ही तो सरकार आ रही है उनकी। जब हम वोट देके उनका विधायक बना सकते हैं तो हम वोट देके अपना विधायक क्यों नहीं बना सकते, मुझे बताओ। और आपने उनको इतनी बार वोट दी, इतनी बार कांग्रेस की सरकार बनी, अभी भी है, इतनी बार बीजेपी की सरकार बनी। अगर आप मेहनत मजदूरी ना किए होते तो क्या आपके घर में रोटी आ जाती? आपके बच्चे पढ़े लिखे ना होते तो कोई नौकरी दे देता? इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 2 महीने बाद आपके पास अवसर है फैसला लेने का। संविधान तब बचेगा जब संविधान विरोधी ताकतें सत्ता से बाहर निकलेंगी। मेरी एक बात याद रखना आप लोग पूरी जिम्मेदारी से, बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहां कांग्रेस की है। मध्य प्रदेश में भी हमारे लोगों ने 2 अप्रैल 2018 में जो भाजपा ने मार घेरी, उसके बाद उन्होंने वहां भी कांग्रेस की सरकार बनाई। मगर हुआ क्या? Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload